Dear students, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So today we are going to do a very important topic, that is we are going to learn about the characteristic absorption of various functional groups. So एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे को यानी जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं पेपर में वो तो आता ही है कि आपको स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। जब आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और वैल्यूज दे दी जाती हैं NMR UV IR की और आपको कंपाउंड बताना होता है कौन सा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल रहती हैं वैल्यूज वो होती हैं IR की। तो हमारे टाइम में तो मेरे को यही हेल्प करती थी सबसे ज्यादा वैल्यूज IR की। सो आई नो दैट कि जो बुक्स होती हैं तो उसमें बहुत सारे टेबल्स दिए होते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम इतनी वैल्यूज कैसे लर्न करें, इतनी 250 1650 पता नहीं क्या क्या वैल्यूज होती है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको जो आज की वीडियो है अगर आपको समझ आती है एंड तक तो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, ये वैल्यूज को आप लर्न कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल्स भी आज ही करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वेरी सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम। दैट आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स। और कोई भी जब आपको नहीं पता चलता कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सी स्ट्रेचिंग या कौन सी बेंडिंग शो करेगा, तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, उसमें जो जो हमसे बॉन्ड्स आते हैं ना तो वो बॉन्ड्स की आपको वैल्यूज लिखनी होती है। तो जैसे अल्केन्स है, सो अल्केन्स क्या है, सिंपल इस तरह से कार्बन की चेन होती है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह अटैच होते हैं, राइट। अगर ये सिंपल है तो अगर ब्रांचिंग में है तो आगे जाके मतलब यहाँ मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि बॉन्ड्स कौन कौन से मेरे पास, एक तो CH बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक CC बॉन्ड दिख रहे हैं, तो यही तो चीज शो करेगा ये। तो जैसे ही इस पे IR रेडिएशन पड़ेगी हमारे सैंपल पे, अगर वो अल्केन हुआ तो वो शो करेगा CH स्ट्रेचिंग शो करेगा, या करेगा CH बेंडिंग, और उसमें हो सकती है CC स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब ये जो CH स्ट्रेचिंग है इसकी रेंज होती है 2962 से लेके 2853 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं बार बार सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिखूंगी, सबके साथ समझ लेना ये सारी वेव नंबर्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये बैंडिंग की है 1450 से 1370 70, और यहाँ पे रहेगी वैल्यू 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली जो वैल्यू होती है ना CC स्ट्रेचिंग, काफी ज्यादा वीक बैंड होता है, तो हमारे इतना ज्यादा यूज में ये वाले बैंड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, तो चाहे ना ही लर्न करो कोई चक्कर नहीं है। देन यहाँ पे जो देखो आपको, आई नो कि ये वाली वैल्यूज ना पीछे वाले डिजिट याद नहीं रहते, तो खासकर बस इतना याद रखो कि मेरे को 2900 250 वाली वैल्यू दिखी, मतलब वो CH की स्ट्रेचिंग की वैल्यू है। इसी रेंज में हमारे पास जो है स्ट्रेचिंग की वैल्यू रहेगी, चाहे वो मिथाइल है, मिथिलीन है, मिथाइन ग्रुप है, और ऐसे ही बैंडिंग चाहे इन प्लेन है आउट ऑफ प्लेन है, तो आपके सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, जो भी है आपकी इसी प्लेन में वो रहेगी, ठीक है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इस प्लेन में रेंज में रहती हैं, जो आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन वाली वो अलग से वैल्यूज है, वो मैं आपको आगे जाकर कराऊंगी। तो यहाँ पे देखो, अब हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप्स कौन कौन से आपको दिखते हैं यहाँ पे। या तो मिथाइल होगा, सो मिथाइल, देन यहाँ लिख लो मिथाइल, और कौन सा हो सकता है, जैसे ये CH2 ग्रुप हो गया, CH2, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज मिथिलीन। इसके बॉन्ड पूरे कर लेना, मिथिलीन। और कौन सा होता है, मिथाइन, मिथाइन। मिथाइन का भी आपको लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं है, ज्यादा मिथाइल और मिथिलीन के ही लर्न कर लेना वैल्यू। तो अगर तो वैल्यू स्टार्टिंग वाला नंबर उठाओ 2962, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू एसिमेट्रिक की, ठीक है, स्ट्रेच की। और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो नंबर उठाओ 250 वाला A2872, ये है सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है, मिथाइल का। और ऐसे ही अब इसमें आ जाओ मिथिलीन का, अगर आप वैल्यू वही स्टार्टिंग वाली उठा लो सेम ही रहेगा एसिमेट्रिक का स्ट्रेच, और एक वैल्यू उठाओ लास्ट वाली 2853 सेम सिमेट्रिक। और आपको मैंने वहां पे बताया था स्टार्टिंग में कि एसिमेट्रिक की वैल्यू हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है सिमेट्रिक के, तो आप वो वीडियोस में इसके रीजंस भी पढ़ सकते हो जाके। फिर मिथाइन का एक ही बैंड आएगा 2890 पे, तो करना है लर्न कर लेना, नहीं करना तो कोई भी चक्कर नहीं है। आगे आ गया बेंडिंग, इसी तरह हम तीनों को पकड़ते हैं, मिथाइल, देन मिथाइन, ठीक है, और मिथिलीन सॉरी, देन मिथाइन। अब ये देखो इसमें भी हमारे पास वही सेम एसिमेट्रिक रहेगा, स्टार्टिंग वाली वैल्यू उठाओ 1450 पे, ये एसिमेट्रिक दिखाता है। लास्ट वाली वैल्यू उठाओ दैट इज 1370, तो ये 75, ठीक है, 70 पे ही लिख लो, 70 ही लिखो इसको, सिमेट्री।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ही बैंड दिखाएगा, स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखो 50 है, उसी के करीब 65 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ऐसे मिथाइन का लर्न करना कर लेना, नहीं तो अदरवाइज नो यूज, कोई इतना यूज नहीं इसका होता। देन एसिमेट्रिक यूज इन द सेंस कि इतना मतलब जो आपको न्यूमेरिकल बीएससी लेवल पे आते हैं वहां आपको इसकी लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। 1370 सिमेट्रिक। तो देखिए हमारा अल्केन पूरा हो गया। क्या लर्न किया हमने? हमने सिर्फ जो है हमने लर्न किया यहाँ पे जो इनकी रेंज है 2800-2900 वाली रेंज, स्ट्रेचिंग की, बैंडिंग की, ठीक है, वो आपने लर्न कर लेनी है। तो ये देख लो एक बार, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, आपको लर्न हो जाएंगी ये वैल्यूज। फिर उसके बाद जो है और जो आपने वैल्यू लर्न करनी है वो करनी है, अगर सपोज कर लो मेरे पास एक कार्बन की चेन है एंड कार्बन की चेन में अगर सेंटर में जो है कार्बन नंबर, अगर ये चेन पूरी जा रही है, एन का नंबर 4 है, तो वो एक 720 पे आपको बैंड दिखाएगा ड्यू टू रॉकिंग। ठीक है, रॉकिंग जो है उसकी वजह से एक बैंड 720 पे दिखाएगा, ये भी एक आप लर्न कर लेना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अल्केन, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू या लास्ट वाली वैल्यू की रेंज ही आपने कर लेनी है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज अल्कीन्स। ये इंपॉर्टेंट है अल्कीन्स, क्योंकि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें भी सी डबल बॉन्ड सी देखने को मिलता है, ठीक है, और वैसे सिंपल भी जैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसमें भी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच, ये सारी डबल बॉन्ड सी एच जो होता है तो उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह देखने को मिलती है। इसकी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज जरूर लर्न करनी है आपने। तो चलिए अल्कीन में अब हमने कौन कौन से लर्न करने हैं। तो ज्यादातर जो ना 3000 3100 वाली वैल्यूज होती हैं वो इसी की होती, तब पता लग जाता कि डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, अब एक तो आता है इस तरह का, क्योंकि अब आपने अल्कीन बना के देख लो यहाँ पे ना, कोई भी इस तरह अल्कीन बना लो। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया ना, 4 बॉन्ड्स गिन लेना। ठीक है, अब ये देखो इस तरह अल्कीन मैंने बनाया तो इसमें एक तो सी एच बॉन्ड आ रहा है मेरे पास, मतलब एक तो ये वाली चीज का स्ट्रेच दिखाएगा, एक उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी आ रहा है, एक तो इसका भी स्ट्रेच दिखाएगा। ठीक है, फिर हमने आगे इसकी डिवीजन करनी भी, ये अरेंजमेंट भी देखेंगे कि क्या ये सिस है ट्रांस है, तो वो चीजें भी हम देखेंगे। फिर ये डबल बॉन्ड क्या टर्मिनल पे है या इन बिटवीन है कहीं पे, उसके हिसाब से भी वैल्यू चेंज होनी है। तो चलिए पहले लिख लो ये डबल बॉन्ड सी एच का जो स्ट्रेच है, ये इंपॉर्टेंट है वैल्यू, यहाँ पे रेंज रहती है इसकी 3100 से 3010, चाहे 3000-3100 ऐसे लर्न कर लो, कोई चक्कर नहीं है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसी के साथ मैं यहीं पे बता रही हूं, अगर यही जो आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अगर रिंग में हो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये लिख लो अल्कीन का सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच, सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच। अब यहाँ पे डिपेंड करता, अब ये सी डबल बॉन्ड सी क्या ये कॉन्जुगेशन में है, अगर तो ये अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड सी डबल बॉन्ड, ये अकेला है यानी कि इस तरह से है, ठीक है, एच एच करके CH2 से इस तरह से है, तो अनकॉन्जुगेटेड कहलाएगा। तो वैल्यू 1660 से 1620। अगर ये कॉन्जुगेशन में आ गया, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेट मतलब 1600 वाली वैल्यूज रहती हैं इसकी। अगर ये सी डबल बॉन्ड सी, याद रखो 3100 वाली और जो है 3000 वाली वैल्यूज हमारी डबल बॉन्ड सी एच, इसकी बात करते हैं हम। अगर सी डबल बॉन्ड सी आ गया तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1600 वाली वैल्यूज जितनी आपको दिख रही हैं, सो 1640 से लेके 1580 तक ये वैल्यू। तो सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू 1600 1500 ये वाली वैल्यूज रहती है। अब यही अगर सी डबल बॉन्ड सी आपका रिंग में आ जाए, रिंग में मतलब एरोमेटिक रिंग में, जैसे ये वाला अगर कोई रिंग है तो उसपे भी तो डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड में ये सी डबल बॉन्ड सी ही तो होता है, तो वहां पे जितनी आपको वैल्यूज ये दी होती हैं जब न्यूमेरिकल देते हैं तो जितनी ज्यादा वैल्यू उसने 1580 1600 1500, ठीक है, 1450, ये सारी वैल्यूज जो रहती हैं वो हमारी सी डबल बॉन्ड सी इन द एरोमेटिक रिंग वाली वैल्यूज होती है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, क्लियर। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक सिस ट्रांस वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस, तो वहां के लिए आप दो वैल्यूज लर्न कर लो कि अगर मेरा जो ग्रुप है जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, सिस ट्रांस तो पता होगा आपको, दिस इज सिस कंडीशन एंड दिस इज द ट्रांस कंडीशन। when the two alkyl group on the adjacent carbon they are on the different plane, different sides पे हैं, तो हमारे को ट्रांस
में जो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग की वैल्यू होगी, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग है सारे, ये ट्रांस लिख लो, इधर सिस लिख लो, सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग। तो उसमें ट्रांस की वैल्यू रहती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ये है अप्रोक्सीमेटली का साइन डाला 970 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और जो सिस है वो दिखाएगा अप्रोक्सीमेटली 690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो लर्न करने का तरीका भी देखो कितना इजी है, जैसे हम वैल्यूज लर्न करते होते थे, जैसे ये 970 है ना, तो दूसरे की वैल्यू याद करनी है तो क्या करना, इसका डिजिट एक आगे ले आओ, यानी कि 6 वैल्यू है इससे आगे, इसको पीछे कर दो, 690, दो वैल्यूज आपने लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब इसके अपार्ट और कौन कौन सी सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यूज हैं जो आपने लर्न कर लेनी है। सो द वैल्यूज आर, ये आई थिंक आप इस तरह ना कंबाइन करके कर लेना, ये लर्न है ना, इजी रहेगा, जैसे सिस ट्रांस की इजी है वैल्यू, फिर ये कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड की इजी है। फिर उसके बाद आता है कि अगर सी डबल बॉन्ड सी हमारे पास किस तरह से अवेलेबल है, इफ द सी डबल बॉन्ड सी इज लाइक इन दिस वे, ये सिंपल, ठीक है, इस तरह से, मतलब दोनों तरफ नहीं है अल्काइल ग्रुप, एक तरफ मेरे पास आर लगे हुए हैं एक कार्बन पे, और दूसरी तरफ मेरे पास इस तरह से एच लगे हैं, तो उनकी वैल्यू 990 से लेके 880, ठीक है, 980 कर लो, 980 से 880 लर्न करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर मेरे पास दोनों तरफ ही जो है एक कार्बन पे R2 लगा है और एक तरफ मैंने एक H को हटा के R लगा दिया, ठीक है, तो वैल्यू मेरी रहेगी 870 से लेके 790। अब ये देखो, ये वैल्यू तो लर्न कर लोगे, ये सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ लिखा 970, एक वैल्यू 690, इस तरह रेंज बना लो ना, एक 870, ठीक है, 980, तो ये देखो लर्न हो जाएगी कि 690 किसकी वैल्यू थी, सिस की, ठीक है, सिस जब डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस, देन 970 वैल्यू किसकी थी, ट्रांस की, देन 870 वैल्यू किसकी रहेगी, रेंज वाली जो थी 870 टू 790, दैट इज फॉर दिस, ठीक है, जब एक साइड पे आपके पास एक H ग्रुप है एक R ग्रुप है, 980 वैल्यू आपके पास रेंज जो है वो, जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब ये लर्न हो गया। देन उसके बाद आती है हमारे पास अल्काइन की टर्म। अल्काइंस क्या होते हैं, जहां पे होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब उसमें भी क्या होगा, एक तो सी ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक हमारे पास एच वाला होगा, तो जहां तुमने डबल बॉन्ड लगाया था वहां आ गया सी एच, और एक इसमें रहेगा अल्काइंस में सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसकी जो वैल्यू रहती है स्ट्रेच की, वो रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 3300। एक यहाँ पे बता दूं 3300, जैसे ना एक एक आपको OH में ये वैल्यू देखने को मिलेगी, जब जैसे वहां पे वैल्यू थोड़ी फॉल कर जाती है अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुई, एक तो वहां मिलती है, वो रेयर केस है, ठीक है, कि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो अदरवाइज इसकी वैल्यू ये रहती है 3300 के करीब। दूसरा जो है इसमें यही वाला बॉन्ड बैंडिंग भी शो करेगा, स्ट्रेचिंग भी शो करता है, बैंडिंग भी शो करता है, अप्रोक्सीमेटली 630, तो यहां से 3 + 3 6, तो वैल्यू लर्न हो जाएगी, ठीक है, जो इसकी ऊपर वैल्यू उसी का प्लस कर दो तो पहला डिजिट बन जाएगा, ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, 630 वैल्यू। अब अगर आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी आता है टर्मिनल पे, और यहाँ एक केस लिख लो नॉन टर्मिनल, आई होप आई यू पीपल नो व्हाट इज टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। सो टर्मिनल होता है जब बिल्कुल एक एंड पे आपके पास, मतलब 19 वाली जो सिचुएशन होती हैं वो टर्मिनल होता है, उसकी वैल्यू 2000 वाली जो वैल्यूज रहेंगी आपकी 2100 याद रख लो, एक 40 है एक 2100 है, और ये आगे 2200 वाली वैल्यू, ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आपका अल्काइन खत्म। वैल्यूज स्क्रीनशॉट मार लो, इसको लिख लेना, 2100 वाली वैल्यूज मेरी जो है वो रहेगी टर्मिनल की, 2200 वाली वैल्यूज मेरी रहेगी नॉन टर्मिनल की। अदरवाइज जो सिंपल जो ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेच है दैट इज नियर अबाउट 3300 और बेंडिंग 630। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट अनदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एरोमेटिक मतलब रिंग की बात करते हैं, तो रिंग में जो आपने, मैं सिर्फ थोड़ी वैल्यूज ही बता रही हूँ जो आपके काम आएंगी। एक तो है सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे, अगर तो ऑर्थो पोजीशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये काम आएंगे क्योंकि इसके ना न्यूमेरिकल्स भी हैं, और डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की वैल्यूज के दो बैंड्स आपको बड़े अच्छे दिखते हैं, बैंड्स काफी
अच्छे 690 के अप्रोक्सीमेटली, एक 750 के अप्रोक्सीमेटली जो है आपको सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड जो है वो दिखेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड में वैल्यू जो रहेगी दैट इज 750। ठीक है, तो ये इजी है लर्न करनी। मोनो की जो है आपके पास ऑर्थो में 2 बैंड दिखाएगा, मतलब 750 वाला तो आना ही, चाहे डाई है चाहे मोनो है ऑर्थो पे, वो तो आना ही आना। ठीक है, बट डाई में अकेला 750 दिख रहा है और मोनो में एक जो है आपको 690 पर भी बैंड जो है वो दिखाई देगा। अब यही अगर एरोमेटिक में कोई मेटा पे लगा हुआ है, ये ना वहां पे यूज होते हैं, जैसे अगर पेपर में कोई डिफरेंशिएशन दी हो, जैसे अगर आपका कोई स्ट्रक्चर है पैराटोलोइन या मेटाटोलोइन इस तरह से। ठीक है, सो वहां पे आपके पास ये चीजें काम आएंगी। सो मेटा पोजीशन पे हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड पे जो है बैंड 2 दिखते हैं 690। ठीक है, 7 अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है मेटा पोजीशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेटा पे लगे हुए हैं हमारे पास 2 ग्रुप एंड 690 एंड 780। तो लर्न करना, देखिए 690 यहाँ भी वैल्यू 690, यहाँ भी 750, तो यहाँ 780 वैल्यू है। फिर पैरा पोजीशन पे अगर आपके पास आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड पैरा पोजीशन है। ठीक है, सो 830 इज द 830 आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स पे आपके पास एक बैंड आपको दिखाई देगा। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास आ गया नेक्स्ट वाला अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। सो वी आर जस्ट गोइंग एज पर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होती है तो हम उसी हिसाब से जाते हैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, तो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में ऑब्वियसली OH बॉन्ड है। अब डिपेंड करता है OH आपका एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हुआ है कि फ्री है। तो दोनों में आपने याद रखना है कि OH अगर आपका फ्री है, किसी तरह से एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व है, तो इसका आपको याद रखनी वैल्यू 3600 3500, इतनी वैल्यू याद रखना कि 3600 वाला मुझे जो अगर बैंड वहां पे दिखा आता है, इसका क्वेश्चन आ ही जाता है जिसमें 3600 वाला आपको बैंड दिखाया होता है। तो अगर इस रेंज में आपके पास वैल्यू आती है तो दैट मीन इट इज OH ग्रुप जो फ्री है। ठीक है, अगर ये वाला OH ग्रुप एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी किसी तरह की इंटर या इंट्रामोलिकुलर में, तो थोड़ा सा एक वेरिएशन आ जाएगी कि आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि OH जो है अगर वो एसोसिएशन में इन्वॉल्व, तो म्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। अगर वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, सो वैल्यू रहेगी आपके पास 3400 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, और अगर आपके पास आ गया यही सेंटीमीटर इनवर्स इंट्रा, थोड़ा सा फास्ट करा रही हूं मैं आपको वैल्यूज का। ठीक है, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार के इसको ना कर लेना। ठीक है, लिख लेना। ये खास करके फिनोल में आपको ऑब्वियसली दिखने को मिलेगी, क्योंकि अल्कोहल्स तो आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर में ही, यानी एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल, एक ये अगर पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो वो उसमें तो इंटर ही होगी। तो इंटर तो देखने को अगर मिलेगी तो आपको फिनोल में ही देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ OH है, यहाँ अगर जैसे कोई नाइट्रोफिनोल स्ट्रक्चर आपको दिया होता, ठीक है, तो वहां आपको इंट्रा देखने को मिल जानी थी। तो वैल्यू रहती है वहां पे 3300 से 3200। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको लर्न करने वाला। मतलब 33 वाली जो है एक तरह से आपके पास रेंज है 3600, 3500, 3400, 3300, 3200। ये आपने अल्कोहल फिनोल्स के लिए याद रखनी है। देन कम टू नेक्स्ट इज ईथर्स। इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं ईथर्स के जो है पेपर में, जो BSc लेवल पे। तो मेरे को लगता नहीं है कि फाइनल्स में ईथर का स्ट्रक्चर डिडक्शन का कोई आता है क्वेश्चन। ज्यादा या तो एरोमेटिक्स के आते हैं, एल्डिहाइड्स की टोन के आते हैं। तो अगर आपके पास ईथर है तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप इज 10। ठीक है, ROR इज द फंक्शनल। तो इनकी रेंज जो होती है, वैसे जर्नल जो रेंज है इसकी आपको याद रख लेना, 1300 से 1000 वाली जो रेंज है वो हमारे ईथर की है। ठीक है, अब अगर आप पर्टिकुलर अगर ROR वाली वैल्यू की बात करोगे, इसको जिसने करना होगा ये कर लेना लर्न, नहीं करना होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो 2 बैंड्स होते हैं। अगर हम डीपली इस रेंज में जाएं तो सिमेट्रिक स्ट्रेच एक दिखाता है हमारे पास, सिमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, और एक हमारे पास, क्योंकि ये आएगा ना ये वाली चीज, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच रहेगा एक हमारे पास 1040 रेंज पे रहेगा, और एक 1250 पे हमारे पास बैंड आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेच का। ठीक है, इस चीज की बात कर रहा है ये। सिमेट्रिक स्ट्रेच भी होता है, ठीक है, दोनों अंदर की तरफ भी जा सकते हैं, और आपके पास बाहर की तरफ भी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ भी बॉन्ड जा सकता है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच की वैल्यू 1250 पे रहती है। अदरवाइज रेंज कर लो 1300 से 1000 वाली रेंज जो है वो हमारे ईथर की है।
कमिंग टू नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज एल्डिहाइड। ज्यादातर जो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी एल्डिहाइड की टोन पे क्वेश्चन आता होता है। सो एल्डिहाइड के केस में जो स्ट्रेच आपको याद रखनी है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एल्डिहाइड आपको पता है एक तरफ जब हमारे पास H ग्रुप हो। अब मैं पहले वो वैल्यूज इसकी ना ऐसा करती हूँ कंपैरिजन में बता देती हूँ थोड़ी सी वैल्यू जो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी एल्डिहाइड्स की कीटोन के साथ। ठीक है, होगा वही हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच ही एल्डिहाइड और इधर लिख लो कीटोन। ठीक है, हम बात करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच की। ये पता नहीं क्यों ये ऊपर ना टैब खुल गई, ये जा ही नहीं रही। चलो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है भाई, जो सिंपल वाला पहले हम लिख लेते हैं, ये कीटोन। तो रेंज रहती है जब आपको 1700 वाली वैल्यूज दिख जाती है ना, इन जनरल बता रही हूं, अगर 1700 की वाली वैल्यूज दिखती हैं तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ है। मैंने अभी जर्नल 1700 बोला है, मैंने कोई 1740 20 ऐसे करके वैल्यू नहीं बोली। जब पेपर में 1700 वाली वैल्यू दिखे तो सी डबल बॉन्ड ओ को दिमाग में ले आना। अब वो बाद में हमने सोचना है भी वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कोई हमारा एस्टर है, कोई डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक का, ठीक है, या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम वो चीज बाद में सोचेंगे। तो 1700 दिख गया सी डबल बॉन्ड हो तो मतलब मान ही लेना, बाकी फिर हम माइनस वगैरह कर लेते हैं फॉर्मूले से तो निकल जाता है स्ट्रक्चर। तो लिख लो यहाँ पे, ये आपके लिए इजी रहेगा कि अगर मेरे पास सिंपल है, ठीक है, एल्डिहाइड जो है मेरे पास इस तरह से है 1740 से लेके 1680 तक ये वैल्यू रहती है। मैं तो 1700 ही लर्न करके रखती थी तो हमें मतलब सॉल्व हो ही जाता था इससे भी। सो ये रेंज है, देख लो यहाँ से इजी हो जाएगा कंपैरिजन से ना लर्न करना। सो अगर कीटोन है, अगर मैं यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात करूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप जब हमारे पास अल्फा पोजीशन पे, जैसे ये आ गई आपके पास अनसैचुरेशन होती है अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे, और एक तरफ अल्काइल है, एक तरफ आपके पास मतलब आर है, कोई चेन है, और एक तरफ एच है, और यही अगर आप इस एच को रिप्लेस करके यहाँ आर लगा दोगे, जैसे ये हो गया, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अब इसके लिए ये डिफरेंस है, और अब इनकी वैल्यूज का डिफरेंस देख लेते हैं 1750 से लेके 1680। ये देखो लर्न करना भी इजी हो गया ना ऊपर से। फिर यहाँ पे देखो ये खत्म हुआ 80 पे, ये 1685 पे शुरू, 1665 पे वैल्यू इसकी खत्म। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर एल्डिहाइड है तो ये रेंज रहेगी, अगर कीटोन है तो ये वाली रेंज है। फिर अब यही अगर एल्डिहाइडिक जो हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजाइल्डिहाइड हो गया। सो उनके केस में आपके पास हमेशा वैल्यू 1750 से 15 से 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहेगी। और यही अगर हमारे पास कीटोन की हम बात करें कि एक तरफ हमारे पास रिंग है और एक तरफ हमारे पास चेन है, मींस हमारे पास अल्काइल अराइल कीटोन है, अल्काइल अराइल कीटोन, AR का मतलब हो गया रिंग, तो 1700 से 1680। सो फिर भी मैं आपको सबको अभी भी यही बोल रही हूँ, अगर जिसको वैल्यूज नहीं लर्न हो रही ज्यादा तो मत टेंशन लेना, 1700 वैल्यू लर्न कर लेनी है आपने। अब अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ AR ग्रुप है, दोनों तरफ रिंग है, ठीक है, हमारे जैसे बेंजोफिनोन का केस हो गया, सो बेंजोफिनोन के केस में रेंज हमेशा ये रहेगी, तो उसके बीच में आपको ना भी याद रहे वैल्यू लिख देना इस रेंज के बीच में। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रही हूँ, उसको चाहे स्टार कर लेना, कि सारे जो एल्डिहाइड्स हैं, ऑब्वियसली अगर कोई एल्डिहाइड है, ये देखो जैसे यही लिखा है सी डबल बॉन्ड हो तो चलो दिखाना ही है, ठीक है। अब दो उसने एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन दे दिया सपोज, तो आपके पास अगर कोई जो एल्डिहाइड्स हैं उनमें हमेशा जो है एक जो स्ट्रेच वो दिखाएंगे दैट इज CH, ये भी तो बॉन्ड है, ठीक है। तो सारे एल्डिहाइड, एक डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। CH स्ट्रेच शो करते हैं, दो बैंड्स आप दिखाओगे, एक रेंज है 2860, एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाला स्ट्रेच, ठीक है, वही देखो वैल्यूज वही हैं जो आप पहले करके हटे हो CH वाली, सिर्फ एक क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप लगाना तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी का मतलब रेंज वही है 2800 वाली, बस थोड़ा सा जो है वेरिएशन आती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, डिपेंड करता है कि वो CH ग्रुप किस के साथ आगे लग, क्या वो कहीं सैचुरेशन, क्या वो कहीं कॉन्जुगेशन में आया है,
ठीक है, यहाँ उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। और ये मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी ये आपको बता रखे हैं पहले एक अलग से वीडियो में, ठीक है। देन उसके बाद इसकी बस आपको ये याद रखनी है। देन अगर ये हम कीटोन की बात करें, एक इसमें याद रखना चीज कीटोन के केस में कि मोस्टली क्या होता है कि जो वैल्यूज हैं, ठीक है, कीटोन की कि जैसे जैसे रिंग का स्ट्रक्चर, रिंग आप ऐसे लिख लो म्यू इंटू जो भी इसकी वैल्यू रहेगी म्यू बार वाली रिंग साइज, जितना रिंग का साइज कम होगा इसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्ट्रेन फैक्टर वहां पे आ जाता है, एंगल स्ट्रेन वगैरह, जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया, ब्यूटेनॉन सॉरी साइक्लोब्यूटेनॉन, तो वैल्यू है 1780, ठीक है, 4 है इसमें कार्बन। अब यही अगर साइक्लोपेंटेनॉन ले लो, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन, तो वैल्यू रहती है 17। देखो वैल्यू कम होती जानी है, तो आपको तीर तुक्के भी नहीं लगाने, चीज को समझना भी है कि वैल्यू क्यों कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन फैक्टर आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ऐसे आगे आगे चलते जाओगे तो वैल्यू और जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब यही अगर इसमें एक डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे सपोज कर लो साइक्लो एग्जांपल ले लो, साइक्लोहेक्स 2 in 1 on, इसका स्ट्रक्चर देख लेना, इस तरह से होता है कुछ, ये साइक्लोहेक्सेनॉन, ये डबल बॉन्ड, और स्ट्रेन आपने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी तो 1685 से 1665 तक जो है वैल्यू रहती है। सो ये हो गया। देन उसके बाद कोई वैल्यू रह तो नहीं गई, नहीं, सारी हमने कवर कर ली है। देख लो कितना इजी है, ये 1700 वाली वैल्यू हमें याद रखनी है और फिर उनको इस तरह से आप कंपेयर कर लेना। Then coming to next is we have completed with alcohol, phenols, alkane, alkenes, alkynes, and coming to next is our carboxylic acid. अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, है ना, पर इसका फर्क क्या पड़ गया, कार्बोक्सिलिक में यहाँ भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो हमारे पास एक तो ये स्ट्रेच देखने को मिलेगी, एक ये वाली, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O का ये वाला चीज, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, उसको फिर लर्न करना इजी हो जाएगा, OH, ठीक है, OH आपके पास स्ट्रेच तो इसकी रहेगी 34, क्योंकि अब आपको वहां बताया था मैंने 3600-3500 रेंज होती है ना OH की। अब ये आगे जो है लगा हुआ एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा, तो तभी थोड़ी सी वैल्यू जो है इसकी 3400 से 2500 के बीच रहेगी, और काफी ब्रॉड बैंड आपको देखने को मिलता है ये वाला। और C डबल बॉन्ड O वाले की वैल्यू तो वही रहेगी, स्विचिंग 1725 से 1700। अब इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देन एक आपके पास ये वाला स्ट्रेच आएगा, CO स्ट्रेच। ये जो CO स्ट्रेच है ये काफी जो है मीडियम इंटेंसिटी का बैंड होता है, मीडियम इंटेंसिटी बैंड होता है, ठीक है। मीडियम इंटेंसिटी बैंड की जो वैल्यू है 1250 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको ये बैंड देखने को मिलता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज एक इसमें OH का आप ऐड कर लेना। OH का हमारे पास OH बेंडिंग की वैल्यूज रहती हैं, एक होती है इन प्लेन बेंडिंग दैट इज 1400 पे इन प्लेन, और एक आता है हमारे पास 920 पे आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग। ऐसे बुक्स में OOP लिखा होता है, उसका मतलब है आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग। तो ये OH की याद रखना, स्ट्रेचिंग एंड बैंडिंग शो करेगा। स्ट्रेचिंग इसकी ये वैल्यू है, बैंडिंग में 2 आएगा, एक इन प्लेन एक आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग। देन अगर ये कार्बोक्सिलिक के साथ अगर तो एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किसी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, अल्फा बीटा से मतलब यहाँ कार्बन होता फिर डबल बॉन्ड सी इस तरह से स्ट्रक्चर होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ, तो उसकी एक ही रेंज होती है 17.5 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यही आपके पास इसकी वैल्यू होती है। तो देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, अब चलते हैं इसके डेरिवेटिव की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इस पे भी इतना जो है ना, अमाइड आ सकता है, इसमें ज्यादा अमाइड के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और तो मैंने कभी देखा नहीं कि ज्यादा BSc में इसके एसिड क्लोराइड वगैरह दे दिया हो ना। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर, ठीक है, डिपेंड करता है OH ग्रुप को आप किसके साथ रिप्लेस करते हो। देन अमाइड। सो एसिड क्लोराइड के केस में पहले एसिड क्लोराइड लिख लो ताकि पता रहे कि कौन सी हमारे को चीज जो है वो देखनी है
इसमें कौन कौन सी स्ट्रेच देखने को मिलेगी। ये एनहाइड्राइड होता है एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर अमाइड। एसिड क्लोराइड में जो सी डबल बॉन्ड स्ट्रेच की वैल्यू है 1310 से लेके 1775 ये रेंज रहेगी। और इसी में एक आपको ना सीसीएल स्ट्रेच की वैल्यू भी देखने को मिलेगी। तो वो सीसीएल स्ट्रेच की वैल्यू जो होती है दैट इज नियर अबाउट 800 से लेके 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक वो वैल्यू रहती है। अगर बाय चांस जैसे कंपैरिजन आ जाता ना तो सी डबल बॉन्ड हो तो वैल्यू हर एक की मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम होती है। बट यहाँ पे जो वैल्यू सीसीएल वाली वहां से आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हो। फिर एनहाइड्राइड का केस आ गया, वेरी वेरी इजी कि अगर 1800 पे वैल्यू दिखती है ना तो बिना सोचे समझ लेना वो कार्बोनिल आपका एनहाइड्राइड का है। सो 1850 टू 1800 रेंज है, 1800 की कई बार वैल्यू दी होती है तो वहां पे चलो इतना तो पता लग जाएगा कि कार्बोनिल ग्रुप है। तो मतलब दिमाग दौड़ना चाहिए जब 1700 और 1800 वाली वैल्यूज दिखती है ना तो मतलब वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। फिर वो बाद में गेट डीप इनटू दैट कि वो एनहाइड्राइड का है कि एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप है। देन एस्टर्स की रेंज रहती है 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अमाइड की रेंज है 1680 से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और अगर एनएच जो है फ्री है, ठीक है, स्ट्रेचिंग की वैल्यू रहेगी, दो बैंड्स हैं 3500 के अप्रोक्सीमेटली और एक 3400 के अप्रोक्सीमेटली जो बैंड रहता है। और यही अगर इसका कंपैरिजन आप एनएच का अमीन्स में करो ना, प्राइमरी अमीन्स में, तो वहां पे वैल्यू होती है 3500 से 3200 ये रेंज रहती है। तो याद रखने का आसान तरीका है कि एनएच की बात है, अगर वैल्यू आपको दिखती है 3400, 3500, 3200, ये वैल्यूज जो है ये आपको इशारा कर रही हैं एनएच की तरफ। अब वो माइड की तरफ कर रही है कि अमीन की तरफ, ये आपने अब देखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रह गया दैट इज अमीन्स। जैसा मैंने बोला अमीन्स में आपको देखने को मिलेगा एक एनएच स्ट्रेच और मिलेगा आपको देखने को एनएच बेंडिंग। सो स्ट्रेच में जो है हमारे पास वैल्यू रहेगी, रेंज लिख लीजिए 3500 से 3200। मैं प्राइमरी अमीन की बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर आपको सेकेंडरी टर्शरी की भी लर्न करनी बुक से कर लेना, वैसे ये ज्यादा यूज होती है 3500 टू 32। तो ज्यादातर पता लग ही जाता है कि इस 3 वाली जो रेंज वाली वैल्यू है ना, ये 3300, 3500, 3200 ये इसी की होती है मीन्स की। फिर इसी तरह प्राइमरी की ही मैं बेंडिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो 1640 से 1560 लिख लेना, 1560, ठीक है, ये रेंज रहेगी। सो इजी टू लर्न। तो आपके पास 4, 5, 6, तो इसी को कंबाइन करके ये वैल्यूज बनी है। सो ये देखो 1615, एक बार उसने लिखा है 1640, एक बार लिखा है 1560, तो ये इसकी वैल्यू है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज नाइट्रो कंपाउंड। आपको जैसे इजी लगे कोई भी ट्रिक अपना के आप इनको वैल्यूज को लर्न कर सकते हो। नाइट्रो कंपाउंड का जो है आपके पास एन डबल बॉन्ड ओ है, तो ऑब्वियसली इसी का हमारे को स्ट्रेच दिखाना है। एन डबल बॉन्ड ओ का तो दो स्ट्रेच रहते हैं, एक एसिमेट्रिक रहता है और एक सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है। एसिमेट्रिक की रेंज लिख लो 1570 से 1500। ये भी इजी है लर्न करिएगा। 15 मतलब है एक 13 वाली है, 13, 17 फिर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इजी टू लर्न नाइट्रो। और यही अगर नाइट्रो कंपाउंड याद रखना कभी कंजुगेशन में आ जाए, जैसे कोई इधर डबल बॉन्ड हो तो फिर इधर कहीं पे जैसे रिंग के साथ ही लगा हो सपोज, ठीक है, NO2 की फॉर्म में लगा हो NO ग्रुप, तो नाइट्रो कंपाउंड जो है हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ये कहाँ पे लग जाता है, अगर ये कॉन्जुगेशन में आ जाए। तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इट विल एब्जॉर्ब जो है टुवर्ड द लोअर वेव नंबर। देन इस चीज को आप समझ सकते हो कि जैसे अगर आप सपोज कर लो एग्जाम्पल ले लो इसमें, नाइट्रोहेक्सेन की ले लो, 1 नाइट्रोहेक्सेन। सो 1 नाइट्रोहेक्सेन के हमारे पास जो बैंड दिखते हैं दैट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच के, एक आपको 1550 पे दिखता है और एक आपको बैंड दिखता है 1380 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्रिक एंड द एसिमेट्रिक स्ट्रेच। और यही अगर आप नाइट्रोबेंजीन की बात करो, नाइट्रोबेंजीन, सो उसका भी हमारे पास दो बैंड्स रहते हैं, एक 1525। अब ये तो बताने की मेरे को जरूरत नहीं कि इसमें से एसिमेट्रिक कौन सा सिमेट्रिक, आपके पास लिखी हुई है द रेंजेस, तो वहां से आप लोग ये खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसमें से कौन सी सिमेट्री जो है एसिमेट्रिक की वैल्यू है, कौन सी सिमेट्रिक की है। तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स हो गई इसमें जो मैंने बता रखी है आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नाइट्राइल। क्या पता कई बार नाइट्राइल का ही ना पूछे। नाइट्राइल यानी कि जिसको आप साइनाइड्स ग्रुप भी बोलते हो, तो ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका बस आपको एक ही वैल्यू याद कर लो
2200 जो है 60 से लेके 2220, ठीक है। 2023 चल रहा है तो वहां से याद रख लेना कि 2000 जैसे करते हो ना, तो 2260 2220, ठीक है। जैसा आपको लॉजिक लगाना आप लगा सकते हो। सो सी ट्रिपल बॉन्ड जो है एन की स्ट्रेचिंग की ये वैल्यू है। सो ये सारी वैल्यूज हो गई। इसका चाहे आप टेबुलर फॉर्म में कर लो या जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको कराए हैं आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की ओर। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि इन विच यू नीड टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें से पहला पेयर आप देखिए। सबसे पहले तो उसको वो जो भी फॉर्मूला दिया उसको थोड़ा सा ओपन करके लिखिए ताकि आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी हो। तो पहला देखिए इन्होंने दिया हुआ है बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड है, और दूसरा आपके पास है बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन, सॉरी एसीटोफिनोन, है ना। सो एक बेंजाइल्डिहाइड है आपके पास, एक आपके पास है एसीटोफिनोन। अब देखो इसमें भी कार्बोनिल है, इसमें भी कार्बोनिल, पर मैंने आपको वैल्यू लिखा रखी है कि आपके पास बेंजाइल्डिहाइड की कितने पे आएगी, ठीक है, और आपके पास कीटोन की कितने पे वैल्यू आएगी। तो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच, तो जैसे फर्स्ट का हम सोल्यूशन लिख रहे हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच तो दोनों ही दिखाएंगे, ठीक है। पर जो आपका एल्डिहाइड है दैट इज बेंजाइल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोफिनोन, ठीक है। तो जो आपका बेंजाइल्डिहाइड है वो शो करेगा जैसे 1700 के नियर अबाउट, और जो एस्टोफिनोन है वो शो करेगा 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के नियर अबाउट। फिर उसके बाद अब इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, ठीक है, एक दूसरे से। तो याद होगा मैंने बताया था कि जो बेंजाइल्डिहाइड होता है इसमें CH आपको स्ट्रेच देखने को मिलती है, दो बैंड वीक एब्जॉर्प्शन बैंड ये शो करेगा, दैट इज एट द 28602820। याद आई ये वैल्यू, दो मैंने इसलिए तब वहां पे लिखवाए थे कि कई बार डिफरेंशिएशन में पूछ लेते हैं। तो इतने सेंटीमीटर इनवर्स पे ये जो है आपको CH स्ट्रेचिंग के दो वीक बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा बेंजाइल्डिहाइड, जो कि ये आपको नहीं दिखाएगा। तो इसके बेसिस पे आप जो है इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो ये वाली दो पीक्स जो है ना ये इसमें एब्सेंट रहेंगी क्योंकि इसमें CH ग्रुप है, ठीक है, इधर आपको मिथाइल है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ये अलग से ही दो बैंड दिखाएगा CH। कमिंग टू नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O। तो अगर देखो तो ये एक तरह का सैचुरेटेड, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो इसकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाली रेंज लिख लो, उसका सैचुरेटेड वाले का एग्जांपल लिख लो। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेकंड का सोल्यूशन। सो ये देखिए ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो दिस इज वन ऑफ द सैचुरेटेड कीटोन, सैचुरेटेड कीटोन। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी इट शो द एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट एट 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि जो आपके पास दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड जहां पे ये अनसैचुरेशन दिखा रखी है, तो ये एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का केस आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी सो इट शोज द एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट एट 1680 टू 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यानी कि 20 या 30, मैंने बताया था कि जब C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो ये जो 1700 वाली वैल्यूज हैं वो वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये रीजन भी आप बता सकते हो कि इन केस ऑफ ये जो भी कंपाउंड है आपके पास सेकंड कंपाउंड, तो अगर ना भी नाम पता हो तो कंपाउंड A कंपाउंड B लिख लेना कि कंपाउंड B में हमारे पास क्या है, देयर इज अ carbonyl group is coming in conjugation with the C double bond C, so that's why the frequency value it lowers down to this, ठीक है। अपने कैसे भी आंसर को बढ़िया बनाना है, जैसे मर्जी बस बना लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था आई थिंक अल्कोहल की एग्जांपल दी, हाँ एक तरफ अल्कोहल है और एक तरफ आई थिंक ईथर है हमारे पास। तो एक है CH3 CH2 OH, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे OH स्ट्रेच शो करेगा। तो एक हमारे पास ब्रॉड स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बैंड ड्यू टू योर OH स्ट्रेचिंग, कोई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये 3400 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपको जो है OH स्ट्रेचिंग की वजह से बॉन्ड दिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है आई थिंक एग्जांपल में देखो जरा क्या दिया, CH3O CH3। तो यहाँ मैंने आपको शायद ये वाली एक ईथर की कराई थी, ठीक है, वैल्यू।
तो वो उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है। आपके पास ईथर की वैल्यू अगर आपने नोट की है तो आई थिंक आप चेक करिए कि आपके पास ईथर की वैल्यू हमने 1300 से 1000 के बीच में लिखी थी, है ना। तो 1300 से 1000 के बीच में लिखी, तो आप यहाँ दिखा सकते हो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो ये वैल्यू शो करता है 1150 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ड्यू टू द CO स्ट्रेचिंग। इसमें CO स्ट्रेचिंग रहेगी, ठीक है। सो ये वाली चीज इसमें आपके पास, हाँ एक इसमें और चीज लिख सकते हो कि डिफरेंस फिर कहां पे हुआ। एक तो इसमें CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू इसमें 1150 से 1000 के बीच में है, पर जो इसकी CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू है ना, इसकी भी रहेगी CO स्ट्रेचिंग की, अल्कोहल की, है ना। क्योंकि बट ये क्या है, आगे जुड़ा हुआ है OH इसके साथ, तो बस थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। 1150 से 1000 है, तो ये 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे इसका स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है एक बैंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से आएगा। सो ये कंट्रास्ट है इसका। सो बेटर है अगर पहले आप लर्न कर लो जर्नल वैल्यूज, फिर ये वाली चीजें आसान लगेंगी। देन नेक्स्ट एक आप खुद करना, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना। 3 pentanone with cyclopentanone। अब आप मेरे को बताना कि आप इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कौन सा ऐसा बैंड है जिसके बेसिस पे आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और एक आप करना CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। यहाँ क्यों, कौन सा है, एसिड क्लोराइड है, और इसका कंपैरिजन आपको दिया गया है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक है तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O आएगी, इसमें भी C डबल बॉन्ड O आएगी, इसमें पर एक Cl स्ट्रेच आएगी, इसमें आपके पास OH स्ट्रेच आएगी। तो अपनी वैल्यूज को देखिए और इन दोनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई थिंक आपको अब ये थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी जो है वैल्यूज बता दी है। अब चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर डिडक्शन पे भी, एंड एक मैंने शायद करवा भी दिया था, सिस एंड ट्रांस ब्यूटीन का भी एक क्वेश्चन होता है, सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो सिस एंड ट्रांस को, तो आपको दोनों में ही पता है कि डबल बॉन्ड CH स्ट्रेच तो दोनों ही दिखाएंगे, है ना। तो इनका ये वाला स्ट्रेच दिखता है आपको 3020 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, और इसी तरह C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच भी दिखेगा आपको इसमें, दोनों, चाहे सिस है चाहे वो ट्रांस है, दैट इज 1670 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। पर ये डिफर फिर कहां पे करेंगे, डिफर करेंगे ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वैल्यू पे। जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वैल्यू है आपके पास ट्रांस की, तभी वहां मार्क करवाई गई थी कि ट्रांस जो है हमारे पास 2 ब्यूटीन जो रहेगा वो एक बैंड दिखाता है 970 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जो कि आपके सिस के केस में एब्सेंट रहेगी वो वाली बैंड। क्लियर, इसी के बेस मतलब 970 वाली नहीं होगी, सिस के केस में कौन सी वाली होगी, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की वैल्यू याद करो, दैट इज एट द 690 सेंटीमीटर। ये 970 वाला ट्रांस का होगा, 690 वाला हमारा सिस का होगा। तो इसके बेसिस पे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, इथाइल बेंजीन। क्वेश्चन निकल ही आ रहे हैं, मैं सोच रही थी अभी आपको पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला करा दूं, बट कोई बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब उसने क्या किया, ऑर्थोजाइलिन एंड इथाइल बेंजीन, कहता है इसको डिस्टिंग्विश करो। तो बड़ा इजी सा है कि इथाइल बेंजीन जो है ये हमारे पास क्या है, इथाइल मतलब जैसे ये हो गया इथाइल ग्रुप लग गया, और एक है आपके पास ऑर्थोजाइलिन, ये तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला केस आ गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला केस। तो इसके दो बैंड्स हमें दिखते हैं, एक 690 पे दिखेगा, एक 750 सेंटीमीटर इनवर्स, दो बैंड मैंने लिखवाए थे। और जबकि जाइलिन जो है ये सिर्फ एक ही बैंड शो करेगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन है हमारे पास। और आपको मैंने एरोमेटिक में ये चीज कराई थी कि एरोमेटिक के केस में अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहता है ऑर्थो पोजीशन पे तो हमारे पास दो बैंड आते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हमारा बैंड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है जाइलिन, तो दैट्स वाई 750 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, एक ही बैंड रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से एक। सो एक कहते हैं एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आई एम नॉट राइटिंग द होल क्वेश्चन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8, ठीक है,
और इसके जो वैल्यूज दी हैं एब्जॉर्प्शन बैंड की वैल्यू, absorption bands value are shown at 3015 centimeter inverse, वैल्यू दी है ड्यू टू डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पे वैल्यू है सी डबल बॉन्ड सी, और एक मेरे पास यहाँ वैल्यू है 970 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको पहले जो भी फॉर्मूला दिया जाता है, आपको जो पॉसिबल लगता है आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे C4 है तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि C जो है 4 से कि ब्यूट तो हो गई, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, तो आगे इसने डबल बॉन्ड सी कह दिया, तो वो मैंने अपना अरेंज करके बाकी के हाइड्रोजन अरेंज कर दिए। मेरे को सिस लग रहा था, ट्रांस लग रहा था और 2 मिथाइल प्रोपीन लग रहा था। फिर मैंने वैल्यूज पे ध्यान दिया। अब ये देखो, ये तो सब में वैल्यूज रहेंगी, अब जो डिस्टिंग्विश करेगी वो ये वैल्यू होगी। सिस तो ये हो नहीं सकता क्योंकि सिस की वैल्यू आनी थी 690 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू दी होनी थी। अब जो 970 वैल्यू है ये बिल्कुल मेरे पास जो वैल्यू ट्रांस की होती है उसकी ये वैल्यू मेल खाती हुई है। मतलब ये हो गया कि मेरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है 970 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू से ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। तो इसलिए आपने जो डिफरेंट वैल्यू होगी ना जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी कि पेपर में भी ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की बजाय पहले जो डिफरेंट वैल्यू उस पर अगर आप फोकस करोगे तो बिल्कुल जल्दी से आप स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे, फिर बाद में मैच कर लेना कि वैल्यूज उससे मैच करती हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया हुआ है C3H8O ए, और ये अब्जॉर्प्शन पॉइंट दिए हुए हैं 29602850, 1300 है एंड 1000। अब देखो ऑक्सीजन देख के सबके माइंड में आता है पहले तो OH, ठीक है, और आपके माइंड में जैसे C डबल बॉन्ड O भी आ सकता है, ठीक है, और मेरा फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर हो गया वो आ गया। अब देखो ध्यान से, एक 1300 से लेके 1000 वाली वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि OH वाली वैल्यूज तो मेरी 3600-3500 वाली वैल्यू होती है और C डबल बॉन्ड वाली 1700 वाली वैल्यू होती है। इसका मतलब ये तो यहीं से क्रॉस हो गए, है ये ईथर। तो आप पे है, आप इस तरह से करना चाहते हो कि पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहते हो। वैसे मेरे को ये टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग लगते हैं, तो मैंने तो सीधा अपना फोकस किया C3H8 को ईथर की फॉर्म में मैंने अपना डिजाइन कर लिया स्ट्रक्चर, और ये मेरी वैल्यूज इससे मैच करती थी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर इथाइल मिथाइल ईथर इज द स्ट्रक्चर, बिकॉज ये वाली जो एब्जॉर्प्शन शो करता है बैंड ये ईथर ही करता है। आपको ये चीज करवा रखी है, लिखवा रखी है मैंने। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गई है ना, तो आपका मतलब दिमाग दौड़ जाना चाहिए कि या तो ये कार्बोक्सिलिक की फॉर्म में हो सकता है ना। तो कहता क्योंकि ऑक्सीजन 2 तो उसी में, अब नहीं तो इथर अल्कोहल तो बाहर ही निकल गया अभी यहाँ से। तो आपने अपने जो ये कार्बन है H6 है उनको उस वे में अरेंज कर, देखो यहाँ ऑक्सीजन निकल गए, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन निकल गया, 5 आपके रह गए है ना हाइड्रोजन। 5 से पता लग जाता है कि ये कोई रिंग तो नहीं है, कहीं बंदे का दिमाग दौड़ जाना चाहिए भी रिंग तो नहीं है अगर मैं हाइड्रोजन को रिंग में अरेंज कर दूं। और 7 है, यहाँ से 1 कार्बन निकल गया, 6 कार्बन रिंग में अरेंज हो गए, तो ये आपका हो सकता है बेंजोइक एसिड। पहले तो मतलब थोड़ा फॉर्मूले को ही ध्यान से अगर देख लोगे ना, मतलब वैल्यूज तक भी जाने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये मेरे को तो बेंजोइक एसिड लग रहा है। चलिए वैल्यूज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है 1701 पे वैल्यू, तो ऑब्वियसली कार्बोनिल तो है ही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब कहता है कि ये जो कंपाउंड है जिसका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसका मैं अगर ट्रीटमेंट करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कहता है इसको कन्वर्ट कर देगा कंपाउंड बी के, ठीक है, बी के, और ये कन्वर्ट करेगा कंपाउंड ए को बी में कन्वर्ट करेगा अगर उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में ट्रीट करा दूं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली अगर ये एक एसिड था, मैंने अभी अज्यूम किया था कि ये एसिड है, तो ये इसको रिडक्शन किस में करेगा, अल्कोहल्स में कर सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर ये माइल्ड होता तो इसने ना स्टेप वाइज आना था, इसने कार्बोक्सिलिक में पहले एल्डिहाइड्स में आना था फिर अल्कोहल में, बट ये स्ट्रॉन्ग है तो अल्कोहल्स में ही जाएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कहता है ये एब्जॉर्प्शन बैंड जो शो करता है 3300 लो, तो मैंने आपको बताया था कि 3000 वाली जो वैल्यूज हैं जैसे 3500 3400 ये वाली तो NH स्ट्रेचिंग की होती है, और एक मैंने आपको वैल्यू लिखाई है 3300। OH अगर इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो वो एक 3300 पे बैंड दिखाता है। तो यहां से बड़ा ही क्लियरली ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा OH में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इसका मतलब यहां से हमारा जो स्ट्रक्चर डिड्यूस होगा, इसका मतलब पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो था बेंजोइक एसिड,
उसकी कंफर्मेशन एक तो फॉर्मूला हो गया और एक ये वाली जो आपके पास बैंड आया है, इसको जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया एक रिड्यूसिंग एजेंट से, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू बेंजाइल। पता है ना जब रिडक्शन होती है तो आपके पास ये ग्रुप आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। और इस चीज को कंफर्म किया है किस वैल्यूज ने इस चीज को कंफर्म किया, एक तो ये 3300 जो वैल्यू दैट इज ड्यू टू OH, ठीक है, OH स्ट्रेचिंग है। और जो आपके पास 1050 वैल्यू आई है दैट इज ड्यू टू द CO स्ट्रेचिंग, ठीक है, इसके केस में। क्लियर? सो ये वाला हो गया। आई थिंक दीज आर एनफ। नाउ एक आपको भी दे देते हैं काम करने के लिए, पता तो लगे आपको कितना समझ आया है। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका C3H6O2 और जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड हमें शो कर रहा है IR एब्जॉर्प्शन बैंड्स। सो वैल्यू है 17-18 सेंटीमीटर इनवर्स और ब्रॉड एक बैंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है बैंड दैट इज 3000 to 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो राइट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए द पॉसिबल स्ट्रक्चर, और अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर भी दीजिए कि कौन सी वैल्यू किसको डिपिक्ट करती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक, ये IR का कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा बता दूं एप्लीकेशंस के बारे में, उस पर अलग वीडियो बनाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन यही है कि जैसे आपने अभी अभी एक ऊपर ही न्यूमेरिकल किया कि जैसे पहले बैंड्स जो आ रहे थे वो कार्बोक्सिलिक की वजह से आ रहे थे, है ना, जैसे ये वाला हो गया। तो जैसे ही उसमें आपने एक एजेंट डाल दिया, रिएक्शन हुई और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब हमें रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि हमारे पास, आप इसी की एग्जांपल चाहे दे देना, ठीक है ना, कि इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, लाइक इफ वी आर एडिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, इफ वी आर एडिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेदर द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट और नो, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट। यू कैन जस्ट टेक आउट सम सैंपल एंड एनालाइज इट इन द IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो उसमें आप उसको एनालाइज कर सकते हो, उसकी आप स्पेक्ट्रा एनालिसिस करिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। अगर उसकी ऑब्वियसली इसकी पीक्स जो होंगी वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी पीक्स अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, इंप्योरिटीज के बारे में भी पता कर सकते हो। अगर सपोज कर लो इसमें थोड़ा सा एल्डिहाइड डाल दिया गलती से, तो उसने एल्डिहाइड की पीक दिखा देनी। मतलब अगर किसी तरह की इंप्योरिटी गलती से डल गई या वैसे कंपाउंड में इंप्योरिटी है तो उसका स्पेक्ट्रा में एक पीक्स जो है वो अलग से दिख जाती है। इससे पता चल जाएगा कि मेरे जो कंपाउंड है उसमें इंप्योरिटीज हैं कि नहीं है। फिर दो कंपाउंड्स में जैसे सिस ब्यूटीन है, ट्रांस ट्यूब्यूटीन था, तो दो कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश भी आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। ये भी हमें IR स्पेक्ट्रा जो है उसमें हेल्प करता है। तो पहला मैंने बताया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसके बारे में आप पता कर सकते हो। दूसरा डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज, detection of impurities. Then third, then you can distinguish between two compounds, दो कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देन द फोर्थ वन इज यू कैन, जो हमारा मेन मुद्दा है हमारा ये IR करने का, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, तो आप उनमें से कोई भी एग्जाम्पल जो है इसमें फिट कर सकते हो। बाकी आपको कोई लग रहा है, और मेरे को तो लग रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस IR स्पेक्ट्रा। सो आपको भी कोई लग रहा है कि इसकी अलग से एप्लीकेशन, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आई विश कि मैं एक आधी वीडियो आपको NMR पे दे पाऊं आने वाले जो 1-2 दिन है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम, डोंट गेट पैनिक। आपको जितना आता है एटलीस्ट आप उतना तो अच्छा लर्न करके जाइए। अगर आपको UV IR और इफ आपका मास अगर आपने कर लिया है रिवाइज तो वो आता, तो आप तीनों पे होल्ड बनाइए, ठीक है। डोंट गेट पैनिक, आपके पास जितना आपसे NMR होता है आप उतना करिए। उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे केमिकल शिफ्ट की क्वेश्चंस हैं, शील्डिंग डीशील्डिंग के क्वेश्चंस हैं, आप एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लीजिए। एक आधी वैल्यू आपको देखना, स्ट्रक्चर तो IR की वैल्यू से ही निकल जाएगा, ये मेरा मतलब पक्का मेरे को लग रहा है कि आप कर लोगे।
बाकी आप जो जैसे आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो उसमें, ठीक है, टीएमएस क्यों यूज करते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उसको जो है कहाँ पे पीक दिखाता है, तो मेन मैथमेटिकल क्वेश्चंस ही चाहे आप पढ़ लीजिए, वो भी पेपर में आ ही जाते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल्स उसके डिफिकल्ट लग रहे हैं। सो टिल देन I wish you all again good luck for your exam. Give your best and keep supporting, keep sharing Chemistry Drive with Ravneet. See you in the next video.